फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सेंटेंस है सब्जी में किरकिरी आ रही है। कभी कभी सब्जी में पत्थर के छोटे टुकड़े रह जाते हैं, या तो मसालों में होते हैं या फिर सब्जी ठीक से नहीं धुली होती है, तो हम ये बोलते हैं कि सब्जी में किरकिरी आ रही है। देयर इज ग्रिट इन वेजिटेबल। देयर इज ग्रिट इन वेजिटेबल। वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जी और ग्रिट का मतलब होता है पत्थर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े। किरकिरा को हम ग्रीटी भी बोल सकते हैं। जिसमें ग्रीट हो, जिसमें पत्थर के टुकड़े हों, उसे ग्रीटी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चावल का आटा बहुत किरकिरा है। द राइस फ्लावर इज टू ग्रीटी। द राइस फ्लावर इज टू ग्रीटी। कई बार हम जूते पहन के ऐसी जगहों पे वॉक करते हैं या चलते हैं जहाँ पे रेत है, मिट्टी है या बजरी है, और क्या होता है उसके बाद में कि हमारे जूतों में वो किरकिरी आ जाती है, मिट्टी आ जाती है और पत्थर के टुकड़े आ जाते हैं। तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज ग्रिट इन माई शूज। देयर इज ग्रिट इन माई शूज। अगर सपोज जूतों में मिट्टी चली गई है, किरकिरी चली गई है, तो हम क्या करेंगे? उस किरकिरी को निकालने के लिए अपने जूतों को हिलाकर या झाड़कर मिट्टी को या पत्थरों को बाहर निकालेंगे। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे शेक आउट योर शूज टू रिमूव ग्रिट। शेक आउट योर शूज टू रिमूव ग्रिट। किसी चीज़ को झाड़कर साफ करना, या जो अंदर जो भी चीज़ है उसको झाड़कर बाहर करना, उसके लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं शेक आउट। शेक आउट। यही किरकिरी कभी कभी हमें हमारी आंखों में भी फील होती है। हमारी आंखों में जब कुछ धूल, मिट्टी या ऐसा छोटा पत्थर का टुकड़ा जब गिर जाता है। आई हैव गॉट अ बिट ऑफ ग्रिट इन माई आई। आई हैव गॉट अ बिट ऑफ ग्रिट इन माई आई। बिट का मतलब होता है थोड़ा सा। थोड़ी किरकिरी के लिए हमने बोला है बिट ऑफ ग्रिट। अ बिट ऑफ ग्रिट। इसी बात को जब दूसरे तरीके से हम बोलते हैं कि मेरी आंख में मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि मेरी आंख में कुछ किरकिरी हो रही है। देयर इज अ ग्रिटी सेंसेशन इन माई आई। देयर इज अ ग्रिटी सेंसेशन इन माई आई। ग्रिटी सेंसेशन का मतलब होता है कि ऐसी अनुभूति का होना या ऐसी संवेदना का होना कि जिसमें आपको फील हो रहा हो कि आपकी आंख में कुछ किरकिरी हो रही है। मेरे 4 भाई बहन हैं। आई हैव 4 सिबलिंग्स। आई हैव 4 सिबलिंग्स। भाई बहन के लिए इंग्लिश में बोला जाता है सिबलिंग। सिबलिंग। तो आपके जो बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर होते हैं वो होते हैं सिबलिंग, और चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा, बुआ, इनकी जो संतानें होती हैं वो होते हैं कजिन। फॉर एग्जाम्पल, सीमा और मैं चचेरी बहनें हैं। सीमा एंड आई आर कजिन्स। सीमा एंड आई आर कजिन्स। भाई या बहन को सिबलिंग बोला जाता है। इट्स क्वाइट कॉमन टर्म। लेकिन भाई और बहन के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको बोलते हैं निबलिंग। निबलिंग। हिंदी में तो भाई और बहन के बच्चों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है भतीजा, भतीजी या भांजा, भांजी बोलकर। भाई के बच्चों को हम भतीजा और भतीजी बोलते हैं, और बहन के बच्चों को हम भांजा या भांजी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसकी एक ही टर्म होती है। अगर बच्चा है तो नेफ्यू, चाहे वो भाई का है या बहन का है, और अगर वो बच्ची है तो नीस, वो भाई की हो या बहन की हो, उसको नीसी बोला जाता है। और इन सबको एक कॉमन टर्म दिया गया है निबलिंग। वैसे आपको बता दूं, मैं मेरे बहुत सारे भतीजे, भतीजियाँ, भांजे और भांजियाँ हैं। आई हैव सो मैनी निबलिंग्स। आई हैव सो मैनी निबलिंग्स। मुझे अपने निबलिंग्स को गिफ्ट्स भेजने हैं। मैं अपने निबलिंग्स को कुछ गिफ्ट्स भेजना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सेंड सम गिफ्ट्स टू माई निबलिंग्स। आई वॉन्ट टू सेंड सम गिफ्ट्स टू माई निबलिंग्स। आंट्स एंड अंकल्स के लिए इंग्लिश में बोला जाता है पिबलिंग्स। यानी कि जो पेरेंट्स के सिबलिंग्स होते हैं उनके लिए इंग्लिश में बोलते हैं पिबलिंग। अगेन, आप इसको यहाँ पे हिंदी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हिंदी में तो पापा के सिबलिंग को हम चाचा, ताऊ, बुआ के नाम से जानते हैं, और मम्मी के सिबलिंग्स को मामा, मासी आदि नामों से जानते हैं। लेकिन इंग्लिश में पेरेंट्स के सिबलिंग्स को केवल आंट्स और अंकल्स के नाम से ही बुलाया जाता है, और उसके लिए आजकल जो एक बहुत ही लोकप्रिय शब्द होता जा रहा है वो है पिबलिंग। पिबलिंग। एंड सपोज अब मैं अगर आपको बताती हूँ कि मेरे घर पे कुछ फंक्शन था, और उस फंक्शन में मेरे पापा के सब भाई बहन और मेरी मम्मी की फैमिली से भी सब भाई बहन आए थे, बट अब उस चीज़ को मैं बहुत ही कंसाइजली बोलना चाहती हूँ, तो मैं इसको इस तरह बोलूँगी, माई ऑल पिबलिंग्स केम टू द फंक्शन। माई ऑल पिबलिंग्स केम टू द फंक्शन। पेरेंट्स के पेरेंट्स को कहा जाता है ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, और इनको शॉर्ट में बोल देते हैं ग्रैंड पा, ग्रैंड माँ। जब भी नानी मिलने आती है तो मिठाई ज़रूर लाती है। When grandma comes to visit, she always brings sweet. When grandma comes to visit, she always brings sweet.
ब्रिंग का मतलब होता है लाना और स्वीट्स का मतलब होता है मिठाई। मेरी दोस्त जब भी मेरे घर आती है वो इस बात को भूल जाती है कि जो मेरा एंट्रेंस डोर है वो एक स्लाइडिंग डोर है और वो उसको हमेशा आगे या पीछे धकेल कर खोलने की कोशिश करती है। एंड अगेन आई हैव टू टेल हर दैट यह कोई कब्जे वाला दरवाज़ा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इट्स नॉट अ हिंज डोर और इट्स नॉट अ टिपिकल डोर। हिंज डोर का मतलब होता है कब्जे वाला दरवाज़ा जो आगे या पीछे की ओर खुलता है, या टिपिकल डोर भी बोल सकते हैं। टिपिकल डोर का मतलब होता है यूजुअली जो आप अपेक्षा करते हैं कि ये दरवाज़ा इसी तरह खुलता होगा, जो टिपिकल डोर्स होते हैं जिस तरह के। यह स्लाइडिंग दरवाज़ा है, इट्स स्लाइडिंग डोर, इट्स स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर वो होता है जो फिसल कर या खिसका कर खोला जाता है। यूजुअली ये ग्लास के होते हैं ताकि लाइट अंदर की ओर आ सके, और मुझे उसे बताना पड़ा ये बाहर की ओर नहीं खुलता। इट डजंट ओपन आउटवर्ड्स, इट डजंट ओपन आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब होता है बाहर की ओर। स्लाइडिंग डोर किस तरह खुलता है? ये आड़ा खुलता है, हॉरिजॉन्टली खुलता है। इट ओपन्स हॉरिजॉन्टली, इट ओपन्स हॉरिजॉन्टली। एक और तरह के डोर होते हैं जो शॉपकीपर्स दुकानों पर यूज़ करते हैं, जिनको शटर डोर बोलते हैं। इनको खोलने के लिए ऊपर उठाया जाता है और बंद करने के लिए शटर डोर को नीचे किया जाता है। शटर डोर को रोलर डोर, कोइलिंग डोर या रोलर शटर भी कहा जाता है। जिसके सर पे बाल ना हो उसे बोलते हैं बॉल्ड। वह गंजा है, ही इज़ बॉल्ड, ही इज़ बॉल्ड। विंटर्स में मेरे साथ क्या हो रहा है ना, एक चीज़ हो रही है कि जो मेरी विंटर जैकेट्स होती है या जो ब्लैंकेट्स होती है, आपने नोटिस किया होगा उस पर छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, वो बालों पे लग जाते हैं। आपके साथ भी होता होगा। आपके बालों में कुछ रेशे का टुकड़ा है, तो इस तरह के जो रेशे होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं फज। फज फज का मतलब होता है कि फाइबर्स, हल्के ढीले बाल या रेशे। देयर इज़ अ पीस ऑफ फज इन योर हेयर, देयर इज़ अ पीस ऑफ फज इन योर हेयर। मुझे लगता है ये जो रेशे हैं, ये बालों के टुकड़े हैं मेरे सर पे, या तो जो मेरी रोएदार जैकेट है वहाँ से आते हैं या फिर मेरे पेट कुत्ते से आते होंगे। That's because of my fluffy jacket. That's because of my fluffy jacket or maybe because of my dog. रोएदार जैकेट को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लफी जैकेट, फ्लफी जैकेट। लेकिन मेरे कुत्ते का फर काला है, बट माई डॉग हैज़ ब्लैक फर, बट माई डॉग हैज़ ब्लैक फर। एनिमल्स की स्किन पे जो बाल लगे होते हैं उनको हेयर नहीं बोलते, उनको फर बोलते हैं, और हमारी स्किन पे जो बाल होते हैं उनको फर नहीं, उनको बाल बोलते हैं। ओके, मुझे आईने में देखने दो। लेट मी टेक अ लुक इन द मिरर, लेट मी टेक अ लुक इन द मिरर। मिरर का मतलब होता है आईना। ऊपर वाला जो होठ होता है, अपर लिप जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी ऐसे ही बालों की ग्रोथ होती है जो कि हल्के, कोमल और रेशेदार बाल होते हैं, उनको भी बोला जाता है फज। उसके ऊपरी होठ पर हल्के रेशेदार बाल है। ही हैज़ अ लिटिल फज ऑन हिज अपर लिप, ही हैज़ अ लिटिल फज ऑन हिज अपर लिप। वैसे खरगोश के फर भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्या आपने कभी किसी खरगोश को सहलाया है? आई स्ट्रोक द रैबिट सॉफ्ट फर, आई स्ट्रोक द रैबिट सॉफ्ट फर। स्ट्रोक का मतलब होता है किसी चीज़ को सहलाना। कुत्ते को सहलाओ, स्ट्रोक द डॉग, स्ट्रोक द डॉग। बड़े बड़े मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हर कैटेगरी का सामान एक पर्टिकुलर गलियारे में रखा होता है। तो अगर हमें स्टेशनरी लेनी है, स्टेशनरी का मतलब होता है जो लिखने के लिए आवश्यक चीज़ें होती है, जैसे कि कागज़, पेन, पेंसिल और लिफाफे। अगर हमें ये सेक्शन ढूंढना है और इंक्वायरी करना है तो हम पूछेंगे वेयर इज़ द स्टेशनरी आइल, वेयर इज़ द स्टेशनरी आइल। आइल का मतलब होता है गलियारा। मुझे बाइंडर क्लिप चाहिए, आई नीड बाइंडर क्लिप। बाइंडर क्लिप एक धातु की क्लिप होती है जो आमतौर पर सारे कागज़ों को एक साथ बांध कर रखने के लिए यूज़ की जाती है। बालों को बांधने के लिए जो पिन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बॉबी पिन। क्या तुम्हारे पास बॉबी पिन है? डू यू हैव बॉबी पिन, डू यू हैव बॉबी पिन। सेफ्टी पिन तो आप सभी जानते हो, जो खासकर कपड़ों को जोड़ने या बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक पिन होती है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में कोई बोलता है आपको कि तुम मेरी सुरक्षा पिन हो, मतलब यू आर माई सेफ्टी पिन, तो इस बात का कहने का मतलब ये होता है कि दैट पर्सन ट्रस्ट यू अ लॉट। वो इंसान आप पे बहुत विश्वास करता है। यू आर माई सेफ्टी पिन। फ्रिज की जब कूलिंग बढ़ जाती है तो फ्रीजर में बहुत ज़्यादा आइस जम जाती है। कभी कभी तो वो आइस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डोर बंद करना भी मुश्किल हो जाता है, और इसके साथ ही फ्रिज की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो हमें उस आइस को गलाना पड़ता है।
मुझे अपने फ्रीजर की बर्फ़ गलाने की ज़रूरत है। आई नीड टू डिफ्रॉस्ट माई फ्रीज़र। आई नीड टू डिफ्रॉस्ट माई फ्रीज़र। बर्फ़ को पिघलाने के लिए इंग्लिश में बोला जाता है डिफ्रॉस्ट। डिफ्रॉस्ट। कुछ इलाकों में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि बर्फ़ से पूरी कार ढक जाती है और उन्हें अपनी कार की बर्फ़ गलाने की ज़रूरत पड़ती है। दे नीड टू डिफ्रॉस्ट देयर कार। दे नीड टू डिफ्रॉस्ट देयर कार। मुझे रात के खाने के बाद हमेशा कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है। आई ऑलवेज क्रेव समथिंग स्वीट आफ्टर डिनर। आई ऑलवेज क्रेव समथिंग स्वीट आफ्टर डिनर। किसी चीज़ को खाने की जो तलब होती है, तलब उठती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेव। मुझे आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा है। आई क्रेव फॉर आइसक्रीम। आई क्रेव फॉर आइसक्रीम। आई होप आप भी सेंटेंसेस को रीड कर रहे हैं। वाक्यों को जोर से पढ़ें। रीड द सेंटेंसेस लाउड आउट। रीड द सेंटेंसेस लाउड आउट। जोर से पढ़ने को बोलते हैं लाउड आउट। मैं मानती हूँ कि आपने इसे पढ़ा है, मतलब कि मैं आशा कर रही हूँ कि आपने इसे पढ़ा है। आई अस्यूम यू रेड इट। आई अस्यूम यू रेड इट। अस्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रमाण ना होते हुए भी किसी बात को सत्य मान लेना या किसी बात के सत्य होने की आशा या अपेक्षा करना। जैसे कि मैंने इस बात को सत्य मान लिया है कि आपने इसे पढ़ लिया है। अपने परिवार, दोस्तों के साथ या अपनी यादों में अक्सर हम अतीत की सुखद बातों की या चर्चा करते हैं या फिर उन्हें याद करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेमिनिस। रेमिनिस, अतीत की सुखद बातों की याद करना। कभी कभी मुझे बचपन में की गई सभी मज़ेदार चीज़ें बहुत याद आती है। Sometimes I reminisce about all fun things I did as child. Sometimes I reminisce about all fun things I did as a child. Fun things का मतलब होता है मज़ेदार चीज़ें। बैठक कल दोपहर के लिए निर्धारित की गई है। The meeting has been scheduled for tomorrow afternoon. The meeting has been scheduled for tomorrow afternoon. Schedule का मतलब होता है योजित या निर्धारित करना। जब किसी रिश्ते में उम्र का फासला बहुत ज़्यादा होता है, एज गैप बहुत सिग्निफिकेंट होता है, तो उस रिलेशन को बोलते हैं मे दिसंबर रिलेशनशिप। मे दिसंबर रिलेशनशिप। उसके पिता को उनका मई दिसंबर रिश्ता मंजूर नहीं था। हिज फादर डिड नॉट अप्रूव हिज मे दिसंबर रिलेशनशिप। हिज फादर डिड नॉट अप्रूव हिज मे दिसंबर रिलेशनशिप। अप्रूव का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, मंजूर कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू फाउंड दिस information useful, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.